हाँ, लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? कितना बात कर रहे हो उधर? आप लोग बातें क्यों कर रहे हो? रिकॉल करते, लास्ट क्लास क्या क्या चीज पढ़े थे? इक्वल सेट्स पढ़े थे? पढ़े थे, हाँ या ना? दो सेट को इक्वल कब कहते हैं? हाँ। शांत रहोगे तब ना आवाज आएगा। थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है। फिर भी बात किए जा रहे हो। क्या? डीपीपी का? वो सैटरडे का बोले थे, सैटरडे को। ठीक है। कल के दिन होगा डीपीपी वगैरह का डिस्कशन। क्या चीज? हाँ। आज पढ़ाई करना है कि नहीं करना है? तो किसी का जेई क्लियर नहीं होगा ऐसे में। इक्वल सेट पढ़े थे? इक्विवेलेंट सेट, हाँ। क्या चीज? कोई कुछ पूछ रहे थे? हाँ। इक्विवेलेंट सेट है ना? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे? जैसे कि दो सेट आपस में इक्वल हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे ए इज इक्वल टू ले लिए 1 2। बी इज इक्वल टू ले लिए एक्स सच दैट x-1 × x-2। तो ए इज इक्वल टू बी कहते थे, है ना? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता था? इस वाले साइन से यूज करते थे, दिखाते थे। याद आया? और क्या पढ़े थे? सबसेट के बारे में। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? शांत नहीं रहना आप लोगों को। मतलब बिना डांट सुने नहीं सुधरोगे क्या? देखो उधर अभी भी बात किए जा रहे हो। और इधर फर्स्ट बेंच में बैठ के ऐसे क्यों कर रही हो? मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। अगर इसके अलावे कोई दूसरा नोट्स नहीं मिला, डीपीपी नहीं मिला, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? सबसेट वगैरह, सबसेट के बारे में क्या पढ़े थे? कि मान लो कि इसमें एक सेट है 1 2 ले लिए, ठीक है। ए, बी ले लिए 1 2 3। और सी ले लेते हैं एक और सेट। या मानते हैं इसमें पी मान लेते हैं, ठीक है। सी में थोड़ा सा पी ले लिए 2 और 8। कमेंट। देखो यहाँ पे, क्या ए बी का सबसेट है? इसको ऐसे डिनोट करते थे, है ना? क्या पी बी का सबसेट है? नहीं है। तो P इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, है ना? और B क्या है? A का सुपर सेट है। तो इसको कैसे लिखते थे? B इज अ सुपर सेट ऑफ A। और इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका क्या बताए थे? कि A जो है सो ये इस सेट के कंपैरिजन छोटा सेट है ना? और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B। ये कुछ लेस देन वाला साइन की तरह लग रहा है। अब ये नहीं कि आप लोग लेस देन ही यूज करने लगो, ऐसा यूज नहीं करना है सेट के केस में, ठीक है। और ये चीज समझ आ रहा है, सुपर सेट है। और क्या चीज पढ़े थे? प्रॉपर सबसेट भी पढ़े थे। प्रॉपर सबसेट कब होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे केस में क्या कहते थे? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके अलावा और क्या चीज पढ़े थे? पावर सेट। पावर सेट में क्या पढ़े थे? कोई भी सेट का ऑल पॉसिबल सबसेट्स, जैसे कि यहां पे एक सेट ये लिए, तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, यही सब पढ़े थे, है ना? यहां तक क्लियर है? हम्म।
सेम तरीके से रिप्रेजेंट होगा। देखो कई जगह बुक में ना सबसेट को ऐसे भी दिखाया जाता है, ठीक है, ये गलत नहीं है। यहाँ पे ऐसे दिखाने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि 5, यहाँ पे मान लो कि 5x+3 लेस देन इक्वल टू 2 कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू मतलब 5x+3 का वैल्यू 2 के इक्वल भी हो सकता है और इससे छोटा भी। हाँ, प्रॉपर सबसेट वही चीज बता रहे हैं अभी। सबसेट के केस में इक्वालिटी भी हो सकता है। इक्वालिटी इन द सेंस, मान लो कि जैसे एक और सेट यहाँ पे लिए, ठीक है, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इस केस में देख पा रहे हो, सेट ए के अंदर क्या है 1 2, बी के अंदर क्या है, इसके भी अंदर 1 2 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये यहाँ पे वाइस वर्सा है, ठीक है, मतलब इधर से भी ट्रू है और इधर से भी ट्रू है, समझ आ रहा है। तो इस केस में हम लोग सिंपली सबसेट कह सकते हैं। सबसेट का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रहता है ना, तो यहाँ दो चीज है, एक तो ये भी है और दूसरा ये भी है। समझ आ रहा है बात, दो चीज है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दो चीज है, तो उसमें से एक सिर्फ ये वाला भी है जिसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। समझ आ रहा है, दिस इज प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है ना भी हो, ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और इसमें इसमें ये कंफर्म है कि इक्वालिटी नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट क्या हो जाएगा। सेट ए ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट। लेकिन अगर इसमें यही वाले सेट का काउंटिंग अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, बताओ। ये चीज समझ आया। अगर कोई ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट से -1। समझ आ रहा है। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसेट में वही सेट को भी कंसिडर करते हैं। जैसे इसका सबसेट क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, है ना। और 1 और 2 मतलब ये सेट इटसेल्फ ये भी होगा। तो जो इटसेल्फ है ना, इसको हटाना है, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। इस वाले पॉइंट को शायद लास्ट क्लास में नहीं बताए थे क्या, इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। इस वाले पॉइंट को सिर्फ लिख लो प्रॉपर सबसेट वाले में। हाँ, पावर सेट क्या चीज, फिर से बता दे। हाँ देखो, कोई भी सेट का जितना पॉसिबल सबसेट है, कोई भी सेट का जितना पॉसिबल सबसेट है उनका अगर सेट बनाते हैं, जैसे ये सेट है ना, इस सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट बता सकते हो। जैसे ए ले लिए 1 2, तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या हो जाएंगे, इसको पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। यहाँ दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए को पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू, सबसे पहला सबसेट तो इसका 5 होगा। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद सिंगलटन सेट में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ए इटसेल्फ आएगा, इसका मतलब 1 2 आएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे सेट बना लिए, इसी सेट को बोला जाता है पावर सेट, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होता है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये वाला पॉइंट भी लास्ट क्लास में बताए थे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम, ठीक है। क्या चीज, एन, ये वाला एन ऑफ ए, कार्डिनल नंबर के बारे में बताए थे ना। -1 नहीं, -1 है, -1 है ये। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, ये सेट है ना, यहाँ पे ध्यान दो, इस सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है 1 और 2 है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सेट ए के टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, तो क्या हो जाएंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा। लेकिन क्या ये होगा, क्या ये होगा,
नहीं होगा, तो टोटल इसका काउंटिंग कितना हो गया, 1 2 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, 2 रेज टू, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। तो ये हो गया इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ दिस, ठीक है। इसमें इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। समझ आया, यस और नो। लास्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये वही चीज है क्या, ये प्रॉपर सबसेट का काउंटिंग बताए हैं, काउंटिंग, ठीक है। हाँ, इसका मतलब समझ आ गया सबको, किसको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से एक काउंटिंग हम लोग किसको ले रहे हैं, जो सेट का हम लोग सबसेट लिख रहे हैं उसको खुद का काउंटिंग यहाँ पे ले रहे हैं। तो उसको अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में इक्वल टू नहीं होना चाहिए ना, वही चीज है, ठीक है। आगे बढ़े, तो आज हम लोग कवर करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑन सेट्स, ठीक है। ऑपरेशंस में क्या क्या हो सकता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या स्टार्ट करें। अच्छा, पहले क्वेश्चन ही दिख गया, हाँ। इसके बारे में जल्दी से बता देते हैं, हालांकि ये ऑलरेडी बताया हुआ चीज है। सबसेट का मतलब रियल नंबर का सबसेट इंटरवल्स के फॉर्म में, इसमें क्या क्या चीज बताए थे, बताए थे, ओपन इंटरवल, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन से ऐसे प्लॉट करके देखे थे। और मान लो कि 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स देखना है, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या है, रियल नंबर का ही तो सबसेट है। इसको लिखने का जो तरीका है इंटरवल के फॉर्म में, इसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ओपन इंटरवल। ये बताए थे ना बेसिक्स ऑफ मैथ्स में, ओपन इंटरवल में क्या बोले थे, इसको डिनोट किए थे A, B से, रिकॉल करो ये चीज, है ना। इसको कैसे लिखे थे, x सच दैट a इज लेस देन x एंड इट इज लेस देन b, x बिलोंग्स टू r, ये चीज बताए थे, आया ना। नंबर लाइन पे देखा जाए तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और इस पे ओपन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, रियल नंबर का सबसेट इस इंटरवल के फॉर्म में, यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है ना। जिन लोग जो लोग लेट से ज्वाइन किए होंगे उन लोग के लिए ये यहाँ पे दोबारा से समझने का मौका मिल रहा है, और बाकी लोग के लिए रिवीजन का, जल्दी से बता देते हैं। दूसरा क्या था, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। इसमें किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, इन सारे रियल नंबर्स का सेट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, समझ आ रहा है। उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, क्लोज्ड इंटरवल A, B, ऐसे, क्या था ये बताओ, x सच दैट a is less than equal to x and it is less than equal to b, at the same time x belongs to रियल नंबर, ये चीज बताए थे, है ना। नंबर लाइन पे इसको देखा जाए तो कहाँ पे प्लॉट कर दे, यहाँ पे ये a है और यहाँ पे b है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्कन बबल लेते थे क्योंकि इन दोनों को इंक्लूड करना रहता था, है ना। उसके बाद थर्ड वन इज सेमी, क्या था, सेमी ओपन क्लोज्ड,
इंटरवल। इसमें क्या करते थे? हाँ, इसमें दो केसेस था, मतलब एक तो फर्स्ट वाले को इंक्लूड करना है, दूसरे वाले को एक्सक्लूड करना है। फिर क्या था? फर्स्ट वाले को एक्सक्लूड, दूसरे वाले को इंक्लूड। उधर बातें क्यों कर रही हो? तो उसके आगे वाले बेंच। हाँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। जानते हैं ये पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें बात करके टाइम वेस्ट मत करो। इसमें क्या हो जाएगा, ओपन पहले वाले में, दूसरे वाले में क्लोज्ड, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स एंड इट इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये था। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट किया जाए तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। इस पे जो है सो क्लोज्ड लेना है, इस पे ओपन लेना है। ठीक है, कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, यहां से लेके यहां तक। एक चीज और बता देते हैं, इसको डिनोट करने का एक और तरीका होता है। यहाँ पे ध्यान से समझो। हम लोग अगर यहां से यहां ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि इससे जस्ट पहले जो नंबर है उसको इसके बाहर में इंक्लूड किया गया है। मतलब कि ऐसे ये वाला ब्रैकेट भी यूज होता है। ठीक है, मतलब इसके जगह आप ऐसे लिख सकते हो, ओपन ए कॉमा बी। ठीक है, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या चीज? यही ठीक है ना। हालांकि बुक में देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन पहले के टाइम में ये वाला साइन भी यूज होता था। इनकेस अगर कहीं दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या चीज? हाँ, ये क्लोज्ड की तरह दिख रहा है ना, इसका लॉजिक बताते हैं, ध्यान से सुनो। इसका लॉजिक ये है ना कि अगर हम लोग इधर से आ रहे हैं, इस रियल नंबर में किसको किसको हटाना है, यहां से यहां तक के सारे नंबर्स को हटाना है, ऐसे समझ लो कि इसका जो यहाँ पे आखिरी एलिमेंट होगा यहां तक को इंक्लूड करके इसको हटाना है। ठीक है, तभी इधर से क्लोज्ड है, ये इधर से क्लोज्ड है, इसके बाहर साइड से क्लोज्ड है। समझ आ रहा है? अंदर से क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये वाला साइन भी यूज होता है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या यूज हो सकता है और में, ऐसे। ठीक है, ये वाला साइन भी यूज हो सकता है। अच्छा नहीं दिख रहा हमें पता है, लेकिन इन केस अगर कोई क्वेश्चन में दिख जाए तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के निकल गए। पता चला क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये सिंबल नहीं पता है आप लोग को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, इसमें नहीं, स्मॉल ब्रैकेट में वैसा उल्टा वाला कंसेप्ट नहीं है इसमें। मतलब कि ये क्लोज्ड वाला है, इसको ऐसा कर दिया, ऐसा वाला नहीं है। ठीक है, अगर होता तो बता देते। ठीक है, वैसा वाला है ही नहीं। तो ये चीज समझ आ गया। उसके बाद क्या था? सेमी क्लोज्ड ओपन, है ना। सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये सब पहले से बताए हुए हैं, इसीलिए इसको जल्दी से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वाले पे क्लोज्ड और दूसरे वाले पे ओपन। दिस इज इक्वल टू क्या होता था, एक्स सच दैट, लिखवाए हैं फिर भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सबसेट पढ़ रहे थे ना, सबसेट का यहाँ पे एग्जाम्पल है एक तरह से, इंटरवल के फॉर्म में कैसे रियल नंबर के सबसेट को लिखा जाता है। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड इट इज लेस देन b, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये चीज पहले से क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़े। हाँ, इसमें एक और साइन यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है, कोई गेस कर सकते हो? इस वाले में क्या यूज हो सकता है? क्लोज्ड ए कॉमा ओपन बी। तो ये जो ओपन यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसमें कैसा लगेगा, ऐसा टाइप का। समझ आ रहा है? ऐसा वाला साइन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या चाहिए इसमें?
सबसेट्स के, हाँ क्वेश्चंस कराएंगे, उसका टेंशन मत लो। यहां तक लिख लिए हो ना? लिख लिए हो? चलो इसको ट्राई करो तो। राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल, इंटरवल की तरह इसको लिखना है। लिख लोगे? इसमें क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये -4 से लेके 6 तक, 6 पे क्या है, क्लोज्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ओपन -4 टू क्लोज्ड 6। इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ओपन -4 टू क्लोज्ड 6। ये वाला में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट नो इशू एट ऑल, ये समझ आ रहा है ना, यही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। अब दूसरे वाले में बताओ क्या हो जाएगा, -12 से लेके -10 तक, है ना, क्या हो जाएगा, ओपन या क्लोज्ड, ओपन -12 से लेके ओपन -10, क्लोज्ड, इसमें क्या होगा, ओपन ना। हाँ, इसमें बताओ तो, क्लोज्ड 0 से लेके ओपन 7, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज्ड 3 से लेके क्लोज्ड 4, है ना। ये सब देखो बेसिक्स मैथ्स में अगर पढ़ लिए थे ना, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। एक जेई का क्वेश्चन दे, क्या हो जाएगा, ये वाला या ये वाला, बी हो जाएगा। कैसे बनाए इसको, हम्म, घर पे बनाए थे, ये शायद लास्ट क्लास के स्लाइड में रह गया था क्या, ट्राई करो। ऐसे देख के बताने वाला नहीं है, इसको थोड़ा सा पेन चलाओ इसमें, वैसे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है एस, 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है, नेचुरल नंबर्स है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए एंड एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन, ठीक है। तो अब ये बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, एस के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 raised to 100। अब इसमें सोचो इतना बड़ा नंबर है, इसमें हमें ये बताना है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स आए उन सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑड या इवन, इवन, है ना, इवन चाहिए। कैसे करेंगे, सोचो जरा सा। मान लो कि एक सबसेट ऐसा लिए 1 2 3, ऐसा ले लिए सिंपली, ठीक है, एक सबसेट ऐसा ले लिए, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट इवन आ रहा है। इवन आने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, चाहे जितने भी ऑड नंबर्स रहे एटलीस्ट यहाँ पे एक इवन होना चाहिए, तब जाके सारे नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन आएगा। समझ आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें बताओ, सोचो। ये ए क्या है ये बताओ तो, ए क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स है ना, of S such that the product of elements in A is even. The number of non-empty subsets, non-empty subsets बताना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इतना है ना, और प्रोडक्ट ऑड हो उसके लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑड हो उसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहले बताओ जो नंबर्स ऑड नंबर्स है वो क्या क्या है, 1 3 5 से लेके कहां तक है, 99 तक। अगर इस सारे एलिमेंट्स का अगर हम लोग सबसेट बनाते हैं, समझ आ रहा है, इन सारे एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं, तो उन सबसेट में जो भी एलिमेंट्स आएगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड या इवन, ऑड।
तो टोटल सबसेट में से ऑड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इवन वाला मिलेगा, हाँ या ना? सोचो जरा। मान लो जैसे देखो, मेरे को अगर अभी क्लास में जितने प्रेजेंट स्टूडेंट हैं उसको काउंट करना रहे, तो कौन सा अच्छा तरीका है कि अभी जितने स्टूडेंट है 1 बाय 1 करके काउंट करें, या फिर जो अब्सेंट हुए हैं उनको काउंट करें? अब्सेंट वाले को काउंट करके टोटल में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन ये वाला। तो ऐसे ही किए थे, बहुत अच्छा। तब बाकी लोग समझो यहाँ पे, ये जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं ये क्या है, ऑड है, हाँ या ना? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑड आए, क्या हो जाएगा? इसमें टोटल कितने हैं बताओ? कैन आई से 50 एलिमेंट्स है यहाँ पे? तो टोटल ऐसे सबसेट्स जिनमें एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो, ऑड हो, वो कितने हो जाएंगे? 2⁻50। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे 50 एलिमेंट्स है। नहीं समझ आया? क्या इसमें से कोई भी एलिमेंट आप चुनो, 2 ठो चुनो, 3 ठो चुनो, या फिर सारे के सारे चुन लो, इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड होगा। तो इवन मतलब टोटल में से ऑड वाले को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो रिक्वायर्ड यहाँ पे पूछा गया है वो आ जाएगा, हाँ या ना? नहीं समझ आया? ये तो को समझ नहीं आया? कहाँ पे समझ नहीं आया? अच्छा ये चीज समझ आया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन दिस सेट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, ये होगा। अब इसमें से पूछा क्या है, इसके सबसेट्स लिखने हैं। इसके सबसेट्स में कुछ भी हो सकता है, 1 3 ले लिए है ना, 2 4 ले लिए, 1 3 6 ले लिए है ना। तो इस तरह का बहुत सारा सबसेट होगा। टोटल कितना सबसेट होगा, 2⁻100। ठीक है। और हमें चुनना किसको है, हमें उन सारे सबसेट को चुनना है जिसका प्रोडक्ट, जैसे 2 × 4 इवन आ रहा है, 1 × 3 × 6 ऑड या इवन, इवन। तो ऐसे ऐसे सारे सबसेट्स को चुनना है और उसका टोटल काउंटिंग बताना है। समझ आ रहा है? टोटल काउंटिंग बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितने भी सबसेट्स होंगे, इसके लिस्ट में और भी होगा, ठीक है, तो उसमें किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ऑड वाले जितने भी आएंगे सबको सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाला आ कहां से रहा है, ये आ कहां से रहा है? अगर सिर्फ ऑड वाले नंबर्स को चुना जाए तो ऑड वाले नंबर्स का सबसेट अगर बनाया जाए, वहीं से तो आ रहा है ना ये सुनो। यहां से 1 3 1 5 ऐसे करके उठा सकते हैं, है ना? तो इसमें से टोटल में से ये टोटल कितना है, 2⁻100। ठीक है। और इसमें जो ऑड वाले हैं, ऑड वाले कहाँ पे है, ये वाले हैं। कितने हैं टोटल ऑड वाले, 2⁻50। इसमें से अगर 2⁻50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यही तो हो जाएगा इवन वाला, हाँ या ना? अब सबको समझ आया? बस इतना सा कैलकुलेशन था। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2⁻50 कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या आएगा, 2⁻50 -1 एंड दैट्स द आंसर। इसमें कितना देर लगता, ये जेईई मेंस में आया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्या चीज, एक और? अच्छा ठीक है, वो बाद में बताते हैं, अभी स्टार्ट करें। ये समझ आ गया? हाँ। यहां पे समझो, ये पूरा सबसेट हो गया, ठीक है। इसमें ये इवन वाला कहां से आया, मतलब इवन कब हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 2 ठो ऑड है, एक ठो भी एटलीस्ट एक भी इवन रहा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन। तो हमें हटाना क्या है, उन सारे सबसेट्स को हटाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हो। और सिर्फ ऑड कहां से होगा, जैसे ऑड वाले नंबर्स को फिल्टर आउट करके निकाल लिए, ठीक है। तो ऑड वाले का सबसेट अगर बनाया जाए, वही सारे सबसेट तो इसके भी सबसेट होंगे ना, हाँ या ना? नहीं समझ आया? तो उसी को यहाँ पे हटा दिए तो सिर्फ बचा इवन वाला। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में समझते हैं। व्हाट इज वेन डायग्राम? अभी तक जो भी सेट वगैरह पढ़े हम लोग, ठीक है, उसमें से हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में नहीं देखे। जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसका आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें दो सेट या दो से ज्यादा सेट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, अगर वो इक्वल है या फिर उसके अंदर कुछ कॉमन कॉमन एलिमेंट्स है,
तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहां पे लिख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ ए डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड, मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ अ डायग्राम called as Venn diagram। क्या? बाय मीन्स, ये वाला। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया है, बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ ए डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहां तक तो बात ठीक है। अब कैसे दिखाते हैं? सर्कल से और फिर रेक्टेंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का भी डेफिनेशन यहाँ पे बता देंगे। यूनिवर्सल सेट ऐसे बता रहे हैं कि जैसे दो सेट को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो उन सब का जो सुपर सेट है, जो भी सेट को कंसिडर कर रहे हैं उन सब का सुपर सेट, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसका डेफिनेशन आगे लिखा देंगे। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको रेक्टेंगल से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इज शोन बाय rectangular shape। Universal set is represented by rectangle shape। रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, इसके बारे में बता देंगे, इसके लिए टेंशन मत लो। यूनिवर्सल सेट के बारे में फिलहाल वेन डायग्राम में ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं। एंड आपके जो बाकी अदर इसके सबसेट्स होते हैं उसको सर्कल से या फिर क्लोज्ड लूप से ड्रॉ करके दिखाते हैं। अब कोई एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बना सकते हो हाथ से, है ना, तो यहाँ पे सर्कल या फिर क्लोज्ड लूप कह सकते हैं। एंड ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स are represented by circles और क्लोज्ड लूप्स। जानकारी वाली बात इसमें बस यही वाला पॉइंट है। ठीक है, ये लिखा हुआ हो गया, बता रहे हैं, ये लिखा हुआ हो गया नहीं? हाँ, जिन लोग का हो गया वो लोग बातें कर रहे हैं पूरा, और जिन लोग का नहीं हुआ वो लोग भी लगे हुए हैं। हो गया? हो गया ना? यहां पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, बता रहे हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मान लो कि तीन चार सेट मेरे कंसिडरेशन में है। ठीक है, हाँ, जो उन तीन चार सेट का सुपर सेट होगा। ठीक है,
उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। सो हम लोग इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द superset of all the sets which are under consideration। बातें क्यों कर रहे हो इतना? द superset of all the sets which are under consideration। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब जैसे देखो, हम लोग कुछ कुछ स्टेट्स के बारे में मान लो बात कर रहे हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इंडिया। तो इन सब में सबका सुपरसेट कौन है? इंडिया। तो इंडिया क्या हो गया? इन सारे स्टेट्स का यूनिवर्सल सेट, है ना? समझ आया? तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए एक अलग डिनोटेशन यूज करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है, अब एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि ये यूनियन नहीं है, इसको कैपिटल यू से दिखा रहे हैं। यूनियन वाला साइन थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ टाइप होता है, ठीक है। और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनियन को नीचे यहां पे लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। हाँ, वो बता रहे हैं, अभी ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे ना, ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो उसमें वो सब चीज बताएंगे, इंटरसेक्शन होता है वो। हाँ, एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे, जैसे कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4। तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट देखो, यहां पे एक चीज बता देते हैं, यूनिवर्सल सेट का कंसिडरेशन कोई यूनिक नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट जरूरी नहीं है कि एक फिक्स चीज है, वो फिक्स मतलब फिक्स सेट नहीं है। मतलब देखो, जैसे कि इंडिया जो है, सो जो भी 3 स्टेट्स बोले, बिहार और वेस्ट बंगाल और झारखंड, तो इनका क्या है? सुपर सेट है ना? मतलब कह सकते हैं कि इंडिया इसका, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है। क्या हम लोग पूरे वर्ल्ड को इनका यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्या पूरे सोलर सिस्टम को इनका यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, है ना? तो यूनिवर्सल सेट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई फिक्स सेट होता है ना? तो जैसे इन दोनों सेट को कंसिडर कर रहे हैं, इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, या एक्स्ट्रा लो या फिर ना लो, एटलीस्ट वो सारे एलिमेंट्स हो जो कि आपके कंसिडरेशन में है। क्या चीज? 5। हाँ, अगर नहीं भी लेना चाहो तो भी चलेगा। इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ये बात समझ आ रहा है? ये सुनो, समझ आ गया? अब वापस वहां पे वेन डायग्राम पे आते हैं, ये लिखा हुआ हो गया। हाँ, क्या चीज? क्या रिपीट करें? हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 सेट है हमारे पास कंसिडरेशन में, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वो सेट जो कि दोनों का सुपर सेट हो, है ना? तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कैसा सेट है? ये सेट जो है, सो इसका भी यूनिवर्सल सेट है, सेट ए का, और सेट बी का भी यूनिवर्सल सेट है। ये सुनो, है ना? तो और यहाँ पे ये भी बात बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही होगा, हो सकता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले ले। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन दोनों का सुपर सेट नहीं होगा? क्या होल नंबर इन दोनों का सुपर सेट नहीं होगा? होगा। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं है ना? क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा पर्टिकुलरली कि ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आगे बढ़े। अब वेन डायग्राम से समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट किया जाता है। वहां पे क्या पॉइंट लिखे थे? ये लिखे थे कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर शेप से। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप से, एंड इसके सारे सबसेट्स को सर्कुलर शेप से दिखाते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर करें। हाँ, क्या? नहीं, फिक्स यहां पे अलग चीज है, मैथ्स है ना?
हाँ, रिजल्ट अभी क्लास के बाद देख लेना। आई सुनो, एक चीज बताते हैं, ये बोर्ड का रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता है। आप लोग सुने हो, एक 12th में फेल करने वाले वो यूपीएससी क्लियर करते हैं, है ना। चलो अब यहाँ पे फिर से हल्ला करने लगे। यहाँ पे सुनो, एक एग्जाम्पल ले, मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं है क्या? थोड़ा शांत हो जाओ, एक एग्जाम्पल ले। ये सुनो, क्या चीज, आवाज ही नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पॉइंट सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सेट है हमारे पास, ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है। बी के अंदर ले लेते हैं 2 3 4 5, और एक यूनिवर्सल सेट ले लिए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये ले लिए, आ सकता है। अभी तो समझाए थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। क्या मतलब, एटलीस्ट ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बात क्यों कर रहे हो आप लोग? उधर देखो लगे पड़े हैं। क्या क्या दिक्कत हो गया है? कुछ ही दिन में आप लोग अपना रंग दिखाने लग गए। हाँ, हम पता है यही इमेजिन करके आए थे कि मुजफ्फरपुर में स्टूडेंट मतलब हो सकता है कि उतने तमीजदार नहीं होंगे। फिर जब यहाँ पे क्लास लेना शुरू किए तो समझ आया कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट ठीक है। लेकिन फिर से आप लोग मेरा अजम्पशन को गलत कर रहे हो। बताओ क्या चाहते हो? देखो, मैं यहाँ का, मैं दूसरे स्टेट का अगर हूँ तो यहाँ से जैसा भी हमें दिखेगा तो अदर स्टेट में जाके हम यहाँ के बारे में वही ना कहेंगे। तो क्या चाहते हो, यहाँ का इमेज खराब करो? हाँ, यहाँ पे देखो टैलेंटेड बहुत लोग रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनर्स भी मेंटेन करना होता है ना। हाँ, झारखंड से। देखो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगुलर शेप से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट को, है ना। तो ये हो गया एक प्रॉपर, यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ए और बी को किससे रिप्रेजेंट करें? सर्कल से, है ना। ये हो गया यहाँ पे सर्कल। एक सेकेंड, अब क्या दोनों में कुछ कॉमन है? ए और बी में कुछ कॉमन है? 2 कॉमन है, तो ऐसे बना दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी एंड दिस वन इज सेट यू, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 और 2, लेकिन 2 तो बी में भी है ना, तो 2 को यहां पे रख दिए। बी में और क्या क्या चीज है? 3 4 5, 3 4 5 यहां पे लिख दिए, है ना। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बच गया? 1 2 3 4 5 आ चुका है, 6 7 8, है ना। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जरूरी थोड़े कि हर एक एलिमेंट को दिखाना है, एक पैटर्न समझ आ गया है तो पैटर्न वहां पे 1 2 3 करके उसके बाद डॉट डॉट दे देना है ना। तो ये तरीका समझ आ रहा है वेन डायग्राम का? यस और नो? नहीं समझ आया? कॉमन वाला जो पार्ट है वो तो यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको जो है सो थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं बीच में। हाँ, क्या चीज? कॉमन फाई के बारे में देखो, यहाँ पे अगर फाई लेते हैं तो फाई तो कुछ भी नहीं है ना, उसको अलग से यहाँ पे ऐसे लूप बना के दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। अगर एलिमेंट की तरह होगा तो दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 के अलावे 5 होता, 5 होता तो यहाँ पे एक 5 भी लिख देते हैं, ठीक है।
सर्कल के अंदर तब लिखेंगे जब ए के अंदर रहेगा। ए के अंदर, जैसे देखो हम ये कह रहे हैं ना, अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक है, एक सेकेंड, 1 2 5 ये होता, ठीक है, और यहाँ पे भी तब यूनिवर्सल सेट में भी एक 5 लेना पड़ता है ना, इसमें इसके अलावा एक और 5 लेना पड़ता है, तो यहाँ पे 5 दिखाते हैं हम लोग, समझ आ रहा है? 5 इसमें नहीं, ए में दिखाते हैं, है ना, क्योंकि ए का भी तो एलिमेंट है। 5 जो है सो ए का भी तो एलिमेंट है, नहीं है? ए में लिए हैं तो ए में दिखाना होगा। और ये पूरा का पूरा ए और बी किसके अंदर आ रहा है? यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे दिखाना है। समझ आ गया? क्या चीज? 5 बी में है क्या? बी में कहाँ है? एलिमेंट के तौर पे कहाँ है? देखो बहुत किसी का नाम होता है, कुछ खाने वाले नाम पे नाम होता है, जैसे किसी का नाम समोसा, किसी का नाम जलेबी, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये वो वही समोसा है जो खाने वाला समोसा है। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 है, 5 का मतलब एम्प्टी सेट जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे किसी एलिमेंट का नाम रखा गया है। इज दिस क्लियर? किसी एलिमेंट का नाम रखा गया है। अब आगे बढ़े, ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं। बिना वेन डायग्राम के कोई भी ऑपरेशंस हम लोग इजिली नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है यूनियन, ठीक है। ऑपरेशंस में देखो क्या क्या है, एक बार में मेंशन कर देते हैं। यूनियन है, ठीक है, इंटरसेक्शन है, उसके बाद आता है आपका यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, उसके बाद डिफरेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ये सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब पहले से कुछ कुछ समझे होगे, है ना। दो सेट के यूनियन का मतलब ये हो जाता है द यूनियन ऑफ, कितना बात कर रही हो, थोड़ा सा शांत रहा करो ना। द यूनियन ऑफ टू सेट्स is the set is the set of all the elements टू सेट्स। मान लो यहाँ पे ए एंड बी, यहां तक लिख लिए थे क्या? थोड़ा सा मिटा रहे हैं। टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी इज दिस set of all the elements which are either in A or in B, ठीक है, either in A और in B। ये डेफिनेशन समझ आया? या तो ए में हो या फिर बी में हो, तो उन सारे एलिमेंट्स का जो यहाँ पे सेट बनेगा ना, उसको बोलेंगे उन दोनों सेट का सब यूनियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा देते हैं, या यहाँ पे दिख जाएगा, नीचे लिखेंगे तो यूनियन ऑफ टू सेट्स को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो ऐसे यू टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं द यूनियन is denoted by this symbol, ठीक है। देखो क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है दिस सिंबल से, इसको यूनियन बोला जाता है। अब यहाँ पे ए यूनियन भी क्या हो गया, मैथमेटिकली अगर देखा जाए, यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है, ऐसे टाइप लिखाता है। ये समझ आ रहा है? ए यूनियन बी, इसको रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्स सच दैट
आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। समझ आ रहा है? ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सेट ए ले लिए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। सेट बी ले लिए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2 1 7 8, ठीक है, 2 1 7 8। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बी। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 7 और 8। क्या ये चीज समझ आ रहा है? अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? यहाँ पे वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेन डायग्राम देखो यहाँ पे कैसा बनेगा। ये यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे रियल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर में ए और बी है ना। ये ए हो गया और उसके बाद ये बी हो गया, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन भी है। तो अब देखो ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3। तो 1 और 2 कॉमन वाले पार्ट में आ रहा है और यहाँ पे 3, उसके बाद इसमें 7 और 8। सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। समझ आ रहा है? तो अब इसको देखो यहाँ पे शेड कर दे रहे हैं कुछ ये वाले कलर से, ठीक है। ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको बोला जाता है ए यूनियन बी। इस रीजन को बोला जाता है ए यूनियन बी। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? ए यूनियन बी या तो ए में हो या फिर बी में हो, वैसा वाला एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 1 2 3 ए के सारे एलिमेंट्स है ना। उसके बाद बी के सारे एलिमेंट्स क्या क्या है? 2 1 7 8। क्या 2 1 7 2 और 1 को दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? नहीं है। तो एक्स्ट्रा क्या है? 7 और 8। तो ये सारे एलिमेंट्स का सेट, इसको बोलेंगे इन दोनों का यूनियन। समझ आया? तो वेन डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है ये सारे एलिमेंट्स या तो ए में है या फिर बी में है। तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है ए यूनियन बी, ठीक है। इस शेडेड रीजन को कहाँ पे दिखा दे? यहां से दिखा देते हैं। दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है सबको? देखो वेन डायग्राम से ना बहुत सारे फॉर्मूले प्रूफ होने वाले हैं। वेन डायग्राम से बहुत सारे फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। ये यूनियन हो गया। अब यूनियन में कुछ प्रॉपर्टीज भी है, ये लिखा हुआ हो गया। एक और पेज लेते हैं यहाँ पे। हो गया? कहाँ तक हुआ है? कहाँ तक? ये तो कोई भी दो सेट का यूनियन आप लोग निकाल सकते हो, है ना, इस तरीके से। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में क्या क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ जानते हो? कॉम्यूट करना मतलब क्या होता है? ये दोनों के यहाँ पे जैसे a प्लस बी है, ठीक है, तो इसको b प्लस ए लिख सकते हैं, है ना। इसके रिस्पेक्टिव पोजीशंस को इंटरचेंज करने से वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है ना। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या यूनियन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? बताओ। तो इसका मतलब ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं? बी यूनियन ए, है ना। इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखो ये बहुत सिंपल सिंपल लॉ है, लेकिन होता है कि बहुत कोई भूल जाते हैं कि ये तो पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये बहुत किसी को पता रहता है, लेकिन एग्जाम में ये आता है कि जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है।
ऑप्शन में सारे लॉ का नाम दे दिया है ना, आंसर तो ले आए हैं, लेकिन अब कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है ये लॉ का नाम ही नहीं पता है, तो वहां पे फिर क्या होता है, वहां पे चूक हो जाता है ना। फिर सेकेंड वन इज ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ये सुनो। तो इसको बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, उसके बाद एक होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी कर देते हैं, ठीक है, बी और सी को यहाँ पे एसोसिएट कर दिए हैं, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। अब की बार क्या किए हैं कि ए और बी को एक साथ एसोसिएट कर दिए हैं और इसका यूनियन सी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। जरूरी नहीं कि दो ही सेट का यूनियन लिया जा सकता है, दो से ज्यादा भी सेट का यूनियन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन, अभी इसका यूनियन किसके साथ हो रहा है, बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी को एक साथ एसोसिएट कर दिया। एसोसिएट कैसे किए, ब्रैकेट से, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या किया है ना कि ये जस्ट ब्रैकेट शिफ्ट होके इधर आ गया है, ये चीज समझ आ रहा है। तो इस चीज को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। ये जो मतलब इसको इसके इक्वल किस लॉ के तहत कह रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ के तहत, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा, जैसे 5 × 6 × 7 है, तो इसको एक साथ कर दिए, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 5 × 6 × 7। कोई खास अंतर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। अभी कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गया, क्या चीज, क्या सेकेंड वाला, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोला जाता है। ए यूनियन ए, यानी कि ए का ए के साथ यूनियन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 है, और दूसरा सेट भी यही है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, वही होगा ना। इसका यूनियन इसी के साथ क्या होगा, यही सेट हो जाएगा, है ना। नहीं समझ आया, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, इसका यूनियन इसी क्लासरूम के स्टूडेंट्स के साथ करेंगे तो वही हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट थोड़े ना आएगा इसमें, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे लिख दे रहे ब्रैकेट में, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ वन, और क्या हो सकता है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, बताओ, यूनिवर्सल सेट ही होगा, है ना। तो इसको ऐसा लिख दिए, इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लॉज है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और है, फिफ्थ वन, ए यूनियन फाई। फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ ए का यूनियन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसको बोला जाता है आइडेंटिटी लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी लॉ भी कह सकते हैं। क्या इसको, इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। फाई क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ए और फाई का यूनियन ले रहे हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट या फिर ऑल वाला पार्ट। और वाला पार्ट यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट है, या फिर सेट ए में जो एलिमेंट है वो, या फिर फाई, तो दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं ना, है ना। तो दिस इज आइडेंटिटी लॉ। क्या ये सारे लॉज याद रहेंगे, है ना। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस करने से पहले इंटरसेक्शन कर ले क्या, इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखो जो भी इंटरसेक्शन या फिर यूनियन ये सब पढ़ रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि दो ही सेट का करना है, दो से ज्यादा भी हो सकता है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी ऐसे करके,
आगे तक हो सकता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इसमें कॉमन वाले पार्ट का हम लोग सेट बनाते हैं, कॉमन वाले पार्ट का सेट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स of two sets A and B, A and B is the set of all the elements which are both in A and B, ठीक है, is the set of all the elements which are both in A and B, both in A and B। क्या ये चीज समझ आ रहा है, नहीं समझ आया? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे कि इससे पहले जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 1 और 2, तो 1 और 2 को बोलेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल इंटरसेक्शन का ये वाला साइन यूज करते हैं, समझ आ रहा है, यूनियन का उल्टा ऐसा वाला साइन सिंबल से, ठीक है। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले, या यहाँ पे वेन डायग्राम से समझा देते हैं, एग्जांपल भी लेंगे, उससे पहले वेन डायग्राम यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं दो सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ये क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हो, ये हो गया सेट बी, ठीक है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। दिख रहा है क्या, ये डायग्राम सबको विजिबल है? इसमें जो कॉमन वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, उसको एक काम करते हैं हम लोग, इससे दिखा देते हैं येलो से। ये वाला पार्ट जो है ना, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, समझ आ रहा है, इंटरसेक्शन। तो इसको कहां पे दिखा दे, यहां पे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इज दिस क्लियर? इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ हो गया सबका, उधर आप लोग लिख रहे हो क्या? क्या ए और बी कुछ कॉमन होगा तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। लिख लिए हो? यूनियन में क्या है ना, यहां से यहां तक का पूरा लेते हैं, और इसमें क्या है, ये जो रीजन है ना, इस रीजन में ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स है, कॉमन वाला। और यूनियन में क्या है, या तो ए में या फिर बी में, या बोथ, है ना। यूनियन में इंटरसेक्शन भी शामिल है ना। चलो आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। यहां ध्यान दो, बात क्यों कर रहे हो, यहां पे देखो, मान लो कि बी में एलिमेंट्स है 5 7 3 8 9। अब देखो इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे इसको, ऐसे करके, है ना। अब यहां पे लेते हैं एक सर्कुलर लूप, एक ये हो गया, और दूसरा, इसको डिलीट करने दो, एक ये ले लिए, ठीक है। समझ आ रहा है? अब यहां पे देखो एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 3 5 7।
तो 3 5 7 यहां पे रख दिए, 1 को यहां पे रख दिए, है ना। और क्या है, 8 और 9, ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी। कॉमन वाला पार्ट कौन कौन सा दिख रहा है, 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट ही होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, कॉमन वाले एलिमेंट्स। तो 3 5 और 7। क्या ये चीज क्लियर हुआ, नहीं, क्या चीज, यूनियन में क्या होगा ना, अगर यूनियन पूछा जाए तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिख रहा है ए और बी में, क्या दिख रहा है, 1 3 5 7 8 9, इसको बोलेंगे यूनियन। यहीं पर लिख के दिखा देते हैं, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताओ, 1 3 5 7 8 9, है ना। वेन डायग्राम में क्लियरली दिख जाता है, ए और बी मतलब यूनियन, ए एंड बी, एंड में कौन सा आता है, ये वाला रीजन, समझ आ रहा है, ए एंड बी ये हो गया, ए और बी मतलब ए और बी, ठीक है। अब सबको क्लियर है यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चलो देखते हैं यहां पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, क्या इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा बताओ, हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, क्या दोनों इक्वल होगा, होगा ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज में ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, ये सुनो, कौन से लॉ के तहत, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या ये चीज क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है, एसोसिएटिव लॉ ले सकते हैं इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सुनो, हाँ, इसके बदले क्या लिख सकते हैं बताओ, ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे का होल इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और क्या क्या लॉ था उसमें, क्या क्या बताए थे, आइडेंटिटी लॉ भी बताए थे ना। उसमें क्या था कि ए यूनियन फाई कर रहे थे तो ए मिल रहा था, यहां पे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, ए होगा। तो इसको बोला जाता है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। इंटरसेक्शन के केस में इसको बोला जाता है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। देखो ये उतना टफ लॉ नहीं है, टफ प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन जो नाम है ना ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। एग्जाम में जो है ना, मैं भी सोचता था, जब मैं भी अपने टाइम में पढ़ रहा था ना, ये सोचता था ये सब क्यों पढ़ना है, लॉ तो पता है, ये 3 + 2 5 होता है, और उसका वैल्यू 5 + 3 2 + 3 भी होता है, उसका उल्टा भी होता है ना। लेकिन उसको किस लॉ के तहत उसका उल्टा करके लिख रहे हैं, ये सब उतना जरूरी नहीं लगता, लेकिन आता है, जब आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है ना। और क्या क्या लॉज था इसमें, फाई वाला भी था क्या, ए इंटरसेक्शन फाई, इसको क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा कि फाई आएगा, ए के फेवर में कितने लोग हो, ए कैसे हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन, क्या, पहला वाला यूनियन था, ये क्या है, इंटरसेक्शन, इसमें क्या क्या हो जाएगा, फाई, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट कह सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट।
उसके बाद और क्या चीज था, और कौन सा लॉ था, आइडेंटिटी हो गया, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट बताए थे क्या इसमें, नहीं। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए, वो हो जाएगा आपका आइडेंटिटी लॉ। इसमें बताओ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए में क्या हो जाएगा, ए ही होगा। इसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं। हाँ हाँ, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, एक चीज और बताना है कि दो सेट का इंटरसेक्शन, यानी कि दो सेट में अगर कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना रहे तो वैसे सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट, जो कि जॉइंट ही नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन है, दोनों जॉइंट है, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहे उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरे को लिखाना था क्योंकि इस वर्ड का यूज होगा आगे के क्वेश्चंस में। ठीक है, ये नोट हो गया सबका। उसका डायग्राम क्या होगा ना कि ए और बी सेपरेट दिखेगा, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। समझ आ रहा है, तो वही तो बता रहे हैं, डिसजॉइंट सेट का मीनिंग अगर पता नहीं होगा क्योंकि वो वर्ड यूज हो रहा है तो कैसे होगा क्वेश्चंस, है ना। ये नोट हो गया, आगे बढ़े। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, क्या बोले अभी, दो या दो से ज्यादा सेट को डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे अगर उनके बीच का इंटरसेक्शन फाई हो, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, टू और मोर देन टू सेट्स, कितना बात कर रहे हो, टू और मोर देन टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट sets if their intersection is phi. Intersection is phi. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। 1 2 3 लगता है मेरा फेवरेट हो गया, हर जगह 1 2 3 ले रहे हैं, है ना। उसके बाद 4 5 6, क्या इनमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, इनके बीच में कॉमन कुछ भी एलिमेंट नहीं है, सो वी कैन से दिस इज फाई। तो यहां पे क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना। क्या ये चीज क्लियर हुआ। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं इसको। पहले ये यूनिवर्सल सेट ले लिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसमें कैसे दिखाएंगे, सेपरेट करके दिखाएंगे, समझ आ रहा है, इंटरसेक्ट करके नहीं, फाई भी नहीं रख सकते क्योंकि फाई रखेंगे इसका क्या मतलब हो गया कि फाई इसका एक एलिमेंट है ना। तो इसीलिए इसको सेपरेट करके दिखाना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 4 5 और 6। तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट, इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ आया, कॉम्प्लीमेंट बता रहे, कुछ क्वेश्चंस करें या फिर आगे के ऑपरेशंस के बारे में बताएं, क्वेश्चंस। ये लिखा हुआ हो गया, एक क्वेश्चन देखो तो ट्राई करो, यहां पे क्या निकालने कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए दिया हुआ है
प्रॉपर्टी फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, उसी तरीके से सेट बी भी दे रखा है। तो इसमें से कॉमन क्या क्या होगा ये बताना है, बताओ। क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन चाहिए, 2 और 3। एक ही एलिमेंट आ रहा है या फिर कोई इंटरवल आ रहा है? 2 से 3 आ रहा है। सबसे पहले ये बताओ कि सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट है। सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट है? -4 से लेके +3 तक, और दोनों पे क्या है, क्लोज्ड है। ये सेट ए का हो गया, ठीक है। सेट बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे अगर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 है? प्रॉपर्टी रिकॉल करो, क्या बोले थे? एक्स लेस देन -2 और एक्स ग्रेटर देन 2, ये चीज बताए थे, आया ना? तो लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2। तो एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे -2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे ले लेते हैं -2, और 2 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2, ये होगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? -4 से लेके -2 पे ओपन, यूनियन क्या हो जाएगा? ओपन 2 से लेके क्लोज्ड 3, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड 3। क्या क्या एलिमेंट्स है? -4 से लेके -2, यूनियन 2 से लेके 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? कॉमन पार्ट यही होगा ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? कॉमन। इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट्स, है ना? ये चीज समझ आ रहा है? इसको एंड से भी दिखाते हैं, है ना? ए एंड बी। नहीं समझ आया? किसको किसको इसमें दिक्कत हो रहा है? ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स का ही चीज है ना? कुछ और क्वेश्चन करें? इसी में यूनियन फाइंड करो, तो इसी क्वेश्चन में ए का यहाँ पे दे रखा है सेट ए के बारे में, और सेट बी के बारे में दे रखा है। तो दोनों का यूनियन चाहिए। क्या चीज? यूनियन चाहिए, यूनियन। ए यूनियन बी फाइंड करना है। यूनियन का मतलब क्या हो गया? सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट, है ना? कॉमन वाले को 2 बार नहीं लिखना है बस, और क्या? क्या चीज? पूरा रियल कैसे हो जाएगा? पूरा रियल आ रहा है? आ रहा है क्या? हाँ शायद सही बोल रहे हो, पूरा रियल नंबर। चेक करके देख लो उसको, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो। पिछला क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ये वही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है ना कि इसमें इंटरसेक्शन पूछा है, उसमें यूनियन पूछा है। यहीं पे देख लो यूनियन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? पूरा रियल नंबर। और है ना, इसके मतलब इस वाले लाइन के बीच में, और ये जो ब्लू लाइन है और ये येलो लाइन, इनके बीच में क्या है? और है ना? तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, और ये वाला पार्ट तो ये कवर कर ही रहा है, येलो वाला, है ना? बाकी इसके आगे का इधर है। तो कैन आई से कि इसका यूनियन क्या हो जाएगा? इंटायर रियल नंबर, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनियन, ए यूनियन भी क्या हो जाएगा? इंटायर रियल नंबर। इसको आर से डिनोट कर दिए, चलेगा? किसको समझ नहीं आया? उधर आप लोग को समझ आया? चलो तब कुछ और क्वेश्चंस देखें। अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में बताओ तो, जो जो पढ़े हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं।
द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन दिस सेट इज इक्वल टू दिस। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट सेट हो सकता है जिसका इसके साथ यूनियन लेने पे ये वाला सेट मिल जाए? कौन कौन सा क्या हो जाएगा? 1 2 तो यहाँ पे है, उसके बाद 3 5 9 चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है ना? किसको इसमें दिक्कत आ रहा है? क्लियर है? पूछा क्या है समझ नहीं आया? वो कौन सा स्मॉलेस्ट सेट ए हो सकता है जिसका इस वाले सेट के साथ यूनियन लेने पे ये वाला सेट मिल जाएगा? समझ आया? तो 1 और 2 तो इसमें ऑलरेडी है, 3 5 और 9 लेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, क्या सबको क्लियर है? चलो, इसको नोट करना है, जल्दी से कर लो। इसमें देखो डिफरेंस बच गया है, कॉम्प्लीमेंट बच गया है। डिफरेंस के अंदर एक और टॉपिक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना? तो वो सब टॉपिक, अभी दो ठो ऑपरेशन बचा हुआ है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। सिमेट्रिक डिफरेंस तो अभी नहीं हुआ है, इसको ट्राई करो तो। 3 सेट दिया हुआ है, ए बी और सी, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो आएगा ही, उसके बाद 3 ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, है ना? ये हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसका अगर वेन डायग्राम बनाना रहे, वेन डायग्राम बना सकते हो? बना के दिखाओ तो। यहाँ पे 3 ठो सेट है ना? क्या तीनों में कुछ कॉमन है? तीनों में क्या कॉमन है? हाँ, अगर दो दो को लेते हैं तो उसमें कॉमन है, 3 में कॉमन नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा, कैसा बनेगा इसका? हाँ, ये सही है, ये भी सही है। यूनिवर्सल सेट कहाँ गया? हाँ, ठीक है। कैसा बनेगा इसमें? एक यूनिवर्सल सेट सबसे पहले लेते हैं, है ना? उसके बाद एक ये ले लिए, ए दिस इज बी दिस इज सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के अंदर क्या क्या है? 1 और 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। 4 में क्या है? 4 तो इसके साथ कॉमन है ना, तीसरे वाले के साथ, तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना? क्या चीज? 4 जो है सो यहाँ पे अगर रखते हैं तो ऐसा बना सकते हैं। देखो तो, अब समझ आ रहा है? दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। सी में क्या क्या है? 5 और 6 एक्स्ट्रा में है। क्या सबको ये ऐसा बनाए थे? हाँ, समझ आ गया? ये हो गया। हम्म, ये हो गया। इसका बताओ तो। ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, 0 से लेके 5 तक, और यहाँ पे -1 से लेके 3 तक इंटरवल्स के फॉर्म में सेट दिया हुआ है, तो दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। 0 से लेके कहां तक? एलिमेंट्स नहीं है, वो इंटरवल्स है। इंटरवल से यानी कि -1 से लेके 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स है इसमें। समझ आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कोई एक बताओ। क्लोज्ड 0 से 3 पे ओपन ना?
क्योंकि यहाँ पे 3 पे ओपन है। ये कह रहा है कि हम 3 नहीं लेंगे, ये कह रहा है हम 3 लेंगे, तो दोनों में कॉमन बात क्या है? ये 3 को नहीं लेना है। मतलब ऐसा है कि एक नहीं मान रहा है, एक में ऐसा है, अगर इसको नंबर लाइन पे देखा जाए, ये -1 है, ये 3 इधर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 ले लिए, और यहाँ पे 0 है। पहला वाला क्या कह रहा है? पहला वाला कह रहा है -1 से लेके 3 पे ओपन, ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? 0 से लेके 5 तक। कॉमन कौन सा पार्ट दिख रहा है? यहां से लेके यहां तक, यानी कि 0 से लेके 3 तक। समझ आ रहा है? एंड दिस वन इज दी ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे भी करेक्ट करके, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करें? क्या इसको प्रूव कर सकते हो? इसको बाद में प्रूव कराएंगे, ठीक है, टाइम लगेगा। क्या चीज? कौन सा? प्रीवियस ईयर का? जो अभी करा रहे थे, ये वाला? हाँ। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे, वेन डायग्राम पे बेस्ड है, सिंपल है। बताओ, ट्राई करो जल्दी से, बातें मत करो, थोड़ा सा शांत रह को अच्छे से सोचो, तब समझ आएगा। इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड. Some of the students play 2 types of games, but none play all the 3 games. Which Venn diagram can justify the above statement? 3 तरह के गेम्स खेलते हैं, ठीक है। क्यों? एक सेकेंड, यहां पे क्या कह रहा है? There are 3 types of games to be played. Some of the students play 2 types of game. ठीक है, कोई 2 तरह का गेम खेलता है, तो ऐसा टाइप का होगा, बट नन प्ले ऑल दी 3 गेम्स। जो ऑल दी 3 गेम्स खेलेगा तो वो कौन से रीजन में आएगा? ये वाले रीजन में, यस और नो? मान लो 3 गेम है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी 3 गेम है। यहां पे क्या कह रहा है? सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। 2 टाइप्स का मतलब क्या है? 2 सेट के बीच का कुछ कॉमन होगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तीनों गेम एक साथ खेले, है ना। बट नन प्ले ऑल दी 3 गेम्स, तो उस केस में ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा? बताओ। अगर ऐसा बनाते हैं तो तीनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, बट यहां पे क्या कह रहा है? नन प्ले ऑल दी 3 गेम्स, यस और नो? तो उस केस में कैसा बनेगा? ऐसा टाइप बनना चाहिए, हाँ या ना? ऑप्शन पी को देखो, यहाँ पे पी वाले में क्या दे रखा है? पी वाले में जो लोग भी यहाँ पे ये गेम खेल रहा होगा, ये तीनों गेम को खेल रहा होगा, पर यहाँ पे क्या दिया है? नन प्ले ऑल दी 3 गेम्स। क्या ये वाला होगा? नहीं होगा। इसके बारे में बात करो, यहाँ पे भी देखो, ये ये जो पार्ट है, ये तीनों का कॉमन पार्ट है ना, तीनों सेट का कॉमन पार्ट है, बट यहाँ पे क्या दिया है? समझ आया? और यहाँ पे भी देखो, ये वाला पार्ट क्या है? तीनों का कॉमन है। तो अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। आप लोग क्या कह रहे थे? इसमें से कोई ऑप्शन कह रहे थे? सी, सी बोले थे, बहुत बढ़िया। आप लोग समझ रहे हो, जेई मेंस में इजी क्वेश्चन आया था ना ये, क्या ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? कर लोगे? तो वेन डायग्राम को अच्छे से समझना होगा, है ना। क्या चीज? क्या? उससे मैटर नहीं करता है, इजी आता ही है कभी ना कभी। देखो क्या होता है ना कि उसका डिफिकल्टी स्विच करते रहता है, इसमें इजी आया तो हो सकता है कहीं पे टफ पूछा हो कोई दूसरा चैप्टर में, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, है ना। कुछ और करें?
ये बताओ, यहाँ पे है देन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया था। पेन चलाओ, कम से कम सेट एक्स और सेट वाई लिख लो। क्या क्या कह रहे थे? पावर कहाँ पे? 4 raised to n है -3n -1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे क्या है, सेट y दे रखा है 9 टाइम्स n-1 वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा? क्या? n, n का एक सबसेट होगा, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन इंटायर नेचुरल नंबर होगा, ये चीज मेरे को हजम नहीं हो रहा है। वैल्यू पुट करने से आ जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, आंसर बताओ क्या होगा। पेन चलाओ थोड़ा सा, ये सुस्ती क्यों आ गया है? क्या कर रहे हो? और उधर बातें क्यों कर रहे हो पीछे मुड़ मुड़ के? क्या आ रहा है? अच्छा, कहीं बाइनोमियल के बारे में कुछ पढ़े थे क्या? पहले मेरे को ये बता दो, उसका अगर एक्सपेंशन पता है, मतलब उसका अप्रोक्सीमेट एक्सपेंशन नहीं चाहिए, एग्जैक्ट एक्सपेंशन, अगर वो पता है तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज अच्छे से बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे देखो 4 raised to n है ना, -3n है, -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 का पावर n -3n -1। क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हो? नहीं। अगर ये नहीं, मतलब एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में नहीं पढ़े हो तो इसको बाद में पढ़े हो क्या इसके बारे में? क्या होता है? +n - n × n-1, आगे का नहीं पढ़े हो ना? ये सब देखो, बेसिक सा बात ये है ना कि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एक्स है ना यहाँ पे, इधर ध्यान दो, ये अगर नहीं भी पढ़े हो तो भी समझ में आ जाएगा। देखो, इसके एक्सपेंशन में क्या होता है ना, बेसिकली ये जो एक्स का पावर है ना, एक्स का जो पावर है, यहाँ पे पावर में क्या है, 1 है, इसके अगले वाले टर्म में क्या हो गया, 2 हो गया, इसके अगले वाले टर्म में क्या होगा, 3 होगा। तो यहां से आगे बढ़ते जाओगे, लास्ट में आएगा +x⁻n, ठीक है। ये 0 से लेके n तक बढ़ते जाएगा इसका पावर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, 1 + 3 raised to n है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 3x प्लस कुछ मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर होगा, ये सुनो, अभी उतना नहीं समझना है, बस ये चीज समझ आ रहा है, 3 का पावर इंक्रीज करता जाएगा, प्लस में क्या होगा, समथिंग मल्टीप्लाई होगा, इंटू 3 raised to क्या हो जाएगा, 3, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, 3 raised to n। माइनस में क्या है, अच्छा यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में क्या था, n था, तो 3n प्लस दिस इंटू एन, 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या ये चीज रफली समझ आ रहा है? माइनस में ये वाला है ना, -3n - 1, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3n कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या इन सब में से 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये सुनो, 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में कुछ आएगा, कोई एक्सप्रेशन, ये सुनो, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। क्यों नेचुरल नंबर होगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी आप करते हो ना, जैसे कि
n है, n-n-1/2 ऐसे करते हो ना, ये नेचुरल नंबर ही आता है। ठीक है, समझ में नहीं आया? सिंपली इतना समझो, क्या ये 9 का मल्टीपल होगा? हाँ या ना? शुरू से इसको तोड़े थे। अच्छा ठीक है, इसको अगर अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो बाद में बताएंगे। ठीक है, बाइनोमियल जब आएगा ना वहां पे बताएंगे। वो अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट एक्सपेंशन नहीं है। तो अभी हम लोग देखो 5-10 मिनट के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? डिसजॉइंट सेट तक आए थे, है ना? इसके बाद क्वेश्चंस आप लोग से नहीं हो रहा है, हम समझ गए हैं। क्या चीज? स्लाइड में? अच्छा वो बताते हैं, इसमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो सकता नहीं होगा। अगला क्या चीज है? देखो यूनियन पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, अभी आएगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स यहां पे क्या होता है? दो सेट का डिफरेंस अगर हम लोग कहें कि a-b, इसका मतलब क्या होता है? ए में जो एलिमेंट है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? a-b बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे वेन डायग्राम से समझो, ये वेन डायग्राम है। आवाज मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। a-b क्या होगा कि इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज a-b। ठीक है, क्या ये चीज समझ आया? इसको हम लोग बोल सकते हैं ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या हो गया? जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो, वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो, बी में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देना है। दिस इज क्लियर? तो यहां पे इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? द सेट ऑफ एलिमेंट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, the difference of two sets A and B is the set of all the elements which are only in A। ठीक है, all the elements इतना बात क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या चीज समझा रहे हैं, अभी कुछ कह रहे हैं ना? थोड़ा सा शांत नहीं रहा जाता है? यहाँ पे क्या कह रहे थे कि ए और बी का डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखे हैं? a-b, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि सिर्फ और सिर्फ ए में हो, बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को बोलेंगे b-a। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए। ठीक है, यानी कि a-b इसको ऐसे डिनोट करेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट? क्या कहेंगे? क्या चीज? हाँ, यहाँ पे ए और बी को पहले ए को लिखा है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज डिनोटेड बाय a-b एंड इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए। ठीक है, तो इसको कैसे समझाएंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, क्या ये चीज समझ आया? जो कि a में हो और b में ना हो। यस और नो? यहाँ पे ये एलिमेंट्स a में है, लेकिन ये वाले जो पार्ट है ये तो b में भी है, तो b वाले पार्ट को नहीं लेना है। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया a-b। ठीक है,
उसी तरीके से क्या इसके बारे में बता सकते हैं हम लोग, b माइनस ए क्या हो जाएगा, बताओ। x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम भी साथ में बना लेना। ये a माइनस बी हो गया, ये b माइनस ए हो गया, ठीक है। इसको जो है ना थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब देखो एक और टॉपिक है इसमें, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, क्या, और 10 मिनट है, मतलब पूरा टाइम जो है सो घड़ी पे नजर रहा है क्या? हाँ, बहुत लोग यस बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और तुरंत कॉपी बंद कर दिए सबको ही। हाँ, तो आज जो कुछ भी बताए समझ आया? नहीं भी आया होगा तो सोचे हुए कि जल्दी से बता देते हैं यस, उसके बाद आगे निकल जाता है। हाँ, कल के दिन, अच्छा कल के दिन आप लोग मॉर्निंग में आ सकते हो 10 बजे। जिन लोग को भी बेसिक मैथमेटिक्स में डाउट है या फिर मान लो डीपीपी वगैरह में डाउट है, डीपीपी से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। कल के दिन, क्या, कल कितने बजे खत्म होगा? 2 घंटा 3 घंटा लेके चलते हैं, ठीक है। क्या, मॉड्यूल से? तो उसके अगले वीक हम लोग लेंगे मॉड्यूल के लिए। हाँ, जो भी कॉमन डाउट होगा ना हम पूछते जाएंगे कि इतना से इतना नंबर क्वेश्चन तक किसका, क्या, ठीक है। कोई भी मतलब डाउट ही बताएंगे, चलेगा। हाँ, कल 10 बजे आप लोग आ जाना, ठीक है। तो उनका गलती है, ट्रेन इंतजार करता है किसी का? नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलो तब, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, अगले क्लास में सेट थ्योरी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है।